नमस्कार, मैं मनीषा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, तमाम बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में है और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो अखबारों में हेडलाइन बना रही है। आज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जय श्रीवास्तव, एडिटर इन चीफ, सूरज पाठक, एडिटर, प्रवाल सक्सेना, पॉलिटिकल एडिटर, और मनीष कुमार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। सीधे चलेंगे मनीष जी की ओर। मनीष जी, आज की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में है, हमारे दर्शकों को बताएं। मनीष जी। जी बिल्कुल निशा, मैं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की ओर आपका रुख करना चाहूँगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की 2-3 ऐसी खबरें हैं जो इस वक्त सुर्खियों में है और ट्रेंडिंग में भी है। मैं बता दूं आपको कि अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, आज उसका 5वां दिन है। और इसी के बीच में दूसरी खबर यह है कि कमलनाथ ने बड़ा दावा किया है, बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 12 से 13 सीटें लोकसभा की जीतेंगी। और इसी के बीच में एक खबर और भी है जो इस वक्त खास ट्रेंडिंग में है, वो है कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने सेंध मारी है और 7 जो पार्षद है वो कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है महाराष्ट्र में प्रवेश, गुजरात में प्रवेश करेगी। लेकिन आपको बता दूं कि जिस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में उठापटक चल रहा है, माथापच्ची चल रही है, टिकटों को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे पिछड़ती जा रही है। क्यों पिछड़ती जा रही है? इसका कारण यह है कि जिस वक्त कांग्रेस के जो आला नेता है, जो दिग्गज नेता है, उनको दिल्ली में बैठकर इस बात पर मंथन करना चाहिए कि किस सीट पर हमारे कितने उम्मीदवार उतारने हैं, किस सीट का क्या समीकरण है और कहां कहां जीतने की संभावना है, और भी जो तमाम बातें हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी, इन बातों पर कांग्रेस के नेताओं को मंथन करना चाहिए था, टिकटों को लेकर बात करनी चाहिए थी। उस वक्त कांग्रेस के जो नेता है वो सड़कों पर उतर रहे हैं और ये समय नहीं है। देखिए, जो रैली होती है, जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, जो यात्राएं होती है, वो 1 साल पहले हो ही जाती है। हमने और भी रैलियों को देखा है। हम रैलियों का इतिहास ऐसा नहीं है कि 1-2 ही ये जो रैली हुई है यही इतिहास है। रैलियों के इतिहास को अगर हम खंगालें तो रैलियों का पुराना इतिहास रहा है और रैलियों से खास परिवर्तन भी रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इससे कोई परिवर्तन होगा? क्योंकि पिछली बार जब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ निकाली तो उसका कोई खास असर नहीं हुआ। तो अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से ऐन वक्त वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इससे कितना फायदा होगा। हालांकि होगा या नहीं होगा इस पर भी संशय है। राजनीतिक विश्लेषक तो ये मानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी खबर आपको ये बता दूं कि कमलनाथ ने ये बयान दिया इसी बीच, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ही ये बयान है उनका। कल वो जब उज्जैन पहुंचे थे तभी वो मीडिया से बात कर रहे थे, तो मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें ला रही है, तो उन्होंने इत्तेफाक से कहा कि मध्य प्रदेश में 12 से 13 सीटें ला रही है। लेकिन कमलनाथ ने का इस बयान का आधार क्या है और कमलनाथ किस आधार पर ये बयान दे रहे हैं? कहीं ना कहीं ये लगता है कि कमलनाथ का जो बयान है वो हवा हवाई है। क्यों हवा हवाई है? क्योंकि इसके ठीक हम फ्लैशबैक में जाएं, फ्लैशबैक यानी कि विधानसभा चुनाव में हम जाएं, तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जो नेता है वो 150 प्लस सीट का दावा कर रहे थे, लेकिन उनका ये दावा कितना जमीन पर उतरा? हमने देखा कि 60 से 65 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई। तो इस दावे को उस दावे के अगर साथ में जोड़ के देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसी दावे की तरह ये दावा भी औंधे में गिर जाएगा, क्योंकि जमीन पर जो रणनीति कांग्रेस की बननी चाहिए थी वो है नहीं। जमीन पर जिस प्रकार से कांग्रेस की तैयारी होनी चाहिए थी वो है नहीं। जमीन पर जिस प्रकार से नेताओं को मेहनत करनी चाहिए थी, उनकी मेहनत दिख नहीं रही है। सिर्फ न्याय यात्रा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और तीसरी बड़ी खबर आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा, उसमें बीजेपी ने अब सेंधमारी की है। मिशन 29 पर बीजेपी चल रही है। मिशन 29 का मतलब है कि 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत का ऐलान किया है, और ऐलान नहीं किया है, उनकी तैयारी है और वो अपनी तैयारी के हिसाब से ऐलान करती है, दावा भी करती है, तो उसके पीछे कोई विशेष रणनीति होती है, विशेष कारण होता है। और यही कारण है कि अब बीजेपी ने कांग्रेस के जो 7 पार्षद हैं उनको बीजेपी में शामिल करवा लिया है। देर रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो कैलाश विजयवर्गीय है, कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश शासन में, उन्होंने 7 पार्षदों को बीजेपी ज्वाइन कराई। इसी बीच उन्होंने एक ये भी दावा किया कि अभी 7 ही नहीं बल्कि 19 पार्षद बाकी है, उनमें से भी कुछ पार्षद जो है बीजेपी के संपर्क में है, उनमें से भी 10 से 12 अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहे कि कमलनाथ के किले को अब ढाने की तैयारी पूरी कर ली है
और कमलनाथ का गढ़ जो छिंदवाड़ा माना जाता है, उस पर अब बीजेपी उस सीट को अपने पक्ष में करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। निशा। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, और इसी कड़ी को मैं जोड़ते हुए सीधे चलेंगे, सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं, एडिटर। सूरज जी, कांग्रेस की जो भारत न्याय जोड़ो यात्रा है, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को आलू देते हुए कहा कि इसको सोने में बदल दो, सोने में परिवर्तित कर दो। इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए निशा, जिस तरह से अभी मनीष ने बताया कि यात्रा और रैली का इतिहास जो रहा है जी। उस इतिहास पर दृष्टिपात करो। जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को आलू सौंपे हैं और कहा कि इसे सोना बना दो। हालांकि जब राहुल गांधी को आलू दिए गए तो उन्होंने थैंक यू कहा और फ्लाइंग किस भी दी उन कार्यकर्ताओं को और मुस्कुराते हुए उन्होंने आलू लिए। हालांकि उन्होंने अपनी इस रैली के दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है, उन्होंने एक बात जरूर कही है इसमें। मैं आपकी बात में एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि मनरेगा का जो 25 साल का पैसा है जी, वो उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो उनका ये बयान रैली के दौरान आया है। हालांकि जब वो महाकाल मंदिर गए, महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा ये बात कि महाकाल के दरबार में हाजिर हुए हैं तो महाकाल राहुल गांधी को सद्बुद्धि दें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कल का घटनाक्रम हुआ जब उन्हें आलू दिए गए हैं, तो पिछले चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी यात्राएं कर रहे थे, राहुल गांधी शोज कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी। हालांकि कांग्रेस हमेशा कहती है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, बिल्कुल। लेकिन ये बात आई थी कि आलू से सोना बनाने की बात। तो उसी का पलटवार करते हुए और उसी पर तंज कसते हुए या कहें कि एक व्यंग्यात्मक शैली में राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और उनको आलू सौंपे गए हैं। तो ये घटनाक्रम वो रहा है। आज देश में हम बात करें राहुल गांधी के राजनीतिक कद की, तो कहीं ना कहीं सवाल जब ये आता है कि यदि राहुल गांधी विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, क्योंकि सवाल यह है कि यदि 2024 का चुनाव क्या कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, बिल्कुल, या फिर नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। क्योंकि ये चीज यदि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में प्रचारित की थी जी, कि 2019 का जो चुनाव था, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को प्रचारित किया था कि जो चुनाव है मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। तो वो कहीं ना कहीं चुनाव में ये भी देखा जाता है कि कौन किसके सामने क्या प्रतिद्वंदी है और उस प्रतिद्वंदिता का कद कितना बड़ा है। तो क्योंकि जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति जो होती है, जो चुनावी रणनीतिकार हैं, वो अपने स्तर पर और बहुत शोध करने के बाद में, जैसे कि अभी हाल ही में एक और घटनाक्रम हुआ कि 2019 के चुनाव में जब बात सामने आई थी कि मैं भी चौकीदार, जी जी, भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया था। इस बार देश मेरा परिवार ये कैंपेन चालू कर दिया गया है। तो ये जो चीजें होती हैं जनता के सीधे दिल तक पहुंचती हैं और कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर भी जनता को भारतीय जनता पार्टी के साथ, राष्ट्र के साथ, राष्ट्रवाद के साथ में, देश प्रेम के साथ में वो भावना कहीं ना कहीं जागृत करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाती है, जिसका परिणाम हम पिछले 2 चुनावों से देखते आ रहे हैं। बिल्कुल। और यही क्रम भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी कामयाब रखा हुआ है। और ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है देश मेरा परिवार, ये इस कैंपेन का भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फॉलोअप करना चालू कर दिया है। अपने एक्स हैंडल पर या अपने नाम के आगे उन्होंने मोदी परिवार लिखना चालू कर दिया गया है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यह जो घटनाक्रम हुआ है, ये जो कैंपेन चालू हुआ है, ये लालू यादव के द्वारा एक रैली में संबोधन दिया गया था कि उनका तो परिवार ही नहीं है जी, बिल्कुल, उनके तो बच्चे ही नहीं है। उसके जवाब में कहीं उसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की जो सभा हुई है उसमें कहा कि देश मेरा परिवार है, 140 करोड़ लोग मेरे परिवार हैं। तो उसके बाद ये कैंपेन चालू हुआ है। जी निशा, बिल्कुल। सीधे चलेंगे, एडिटर इन चीफ हमारे साथ जय श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। जय श्रीवास्तव जी, एक टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सीबीआई उनके घर गई थी उन कस्टडी में लेने, पर वो खाली हाथ लौटी। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, देश में कई प्रकार के सरकार है जो अलग अलग पार्टियों के सरकार होने के कारण से हमेशा जो बड़ी एजेंसी है उनको नीचा देखना पड़ता है। बिल्कुल।
इसी का एक उदाहरण हमें अभी पश्चिम बंगाल के सरकार ने सीबीआई को लौटा कर किया है। बिल्कुल। सीबीआई कोई अपनी मर्जी से वहां पर नहीं गई थी। वहां सीबीआई को भेजने वाले हाईकोर्ट का आदेश था कि उनको गिरफ्तार किया जाए और सीबीआई को सौंपा जाए उस अपराधी को। लेकिन जो कि वो सरकार के पार्टी का एक हिस्सा है और बड़े नेता के रूप में वो पहचाने जाते हैं उस क्षेत्र में, भले ही उन्होंने कितने भी बड़ा जघन्य अपराध किया है जी। उसके बावजूद पुलिस में दिखा करके पुलिस कस्टडी में है, तो पुलिस कस्टडी में उनके खातिरी हो रही है। मतलब लोग ये बता रहे हैं कि जब तक ये फरार थे तब भी पुलिस के निगरानी में थे ये। बिल्कुल। और ऐसे स्थिति में जब हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप उनको सीबीआई को सौंपो और सीबीआई उसी आदेश के अंतर्गत वहां पर सीबीआई पहुंची और उनको गिरफ्तार करने, जी जी। लेकिन पुलिस ने उनको नहीं सौंपा। इसके पीछे कारण यह है कि पुलिस जानती है कि अगर इनको हमने सीबीआई को दे दिया तो बहुत सारे राज ये उगलेंगे और शायद उससे सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सरकार कटघरे में होंगे। बिल्कुल। इसी को देखते हुए सीबीआई को लौटा दिया। जी। दो उसमें कारण, बड़े कारण थे। एक कारण था सीबीआई को लौटाना मतलब सीबीआई को नीचा दिखाना है। दूसरा कारण था सरकार भी ये दिखाना चाहती थी कि हम कितना पावरफुल है। कानून ये कहता है कि सीबीआई कानून के दायरे में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के बिना परमिशन से किसी भी व्यक्ति को ला नहीं सकते। लेकिन ये दो बड़े मामला है जिनके ऊपर शाहजहां के ऊपर, एक ईडी के ऊपर हमला करने का और दूसरा अनेक महिलाओं के साथ में रेप करने का। बिल्कुल। इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद यदि पुलिस उनको बचा रही है तो मुझे लगता है सरकार का उसमें स्पष्ट इशारा है कि ये बच ना पाए। बिल्कुल। इस प्रकार की घटना से संदेश ये जाता है कि संदेश खाली का जो मामला है ये आम नहीं है, साधारण नहीं है। बिल्कुल। और इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी गंभीर है, लेकिन सीबीआई को लौटा के सरकार ने हाई कोर्ट को भी चुनौती दी है कि आप किसी भी प्रकार से कोई भी आदेश आप दोगे, हम मानने वाले सुनने वाले नहीं है जी। ऐसी स्थिति में अब हाई कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो किरकिरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हो रही है इससे बचने का उपाय क्या है। नया कानून बनाना हो तो कानून बनाया जाना चाहिए। ऐसे में तो कितने भी बड़े जघन्य अपराध हो, अपराधी हो, वो गिरफ्त में नहीं आएंगे। बिल्कुल। और फिर एजेंसियों का जो काम है वो सीमित हो जाएगा, क्योंकि वो खुद भी डरने लगेंगे कि हम जाएंगे तो हो सकता है कि मुलजिम को हमें ना सौंपे जी, या हमें नीचा देखना पड़े, हमें लौटना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो संदेश खाली का जो मुद्दा है ये गंभीर है। बिल्कुल। इसे स्वतः ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए। बिल्कुल जी निशा। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रवाल सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एडिटर। प्रवाल सक्सेना जी से पॉलिटिक्स से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट, तमाम जानकारी हम जानेंगे। प्रवाल जी, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं पॉलिटिक्स से जुड़ी। देखिए, इस तरह से मध्य प्रदेश में जो परिदृश्य है लोकसभा चुनाव की, यहाँ पर गंभीरता शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। उसने 29 में से 24 कैंडिडेट उतार दिए, न केवल उतार दिए बल्कि उनका कैंपेन शुरू हो चुका है। सरकार जो है आचार संहिता से पहले कुछ बड़े फैसले लेने की संभावना है और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घर घर तक जा रही है, घर घर अभियान चला रही है, हर घर में केंद्र सरकार की योजनाओं का जिस तरह से बखान किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से चुनाव को लेकर सब कुछ जमावट है। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में, जैसा कि हमारे
पहले कहा कि बहुत आगे चल रही है और कांग्रेस जो है अभी भी जो है स्थिति और परिस्थितियों को तलाश रही है, नब्ज देख रही है। और जबकि होना ये चाहिए था कि प्रतिपक्ष के होने के नाते उन्हें कैंडिडेट को भी उतारने में जल्दीबाजी करना थी और घर घर तक या अपने हर क्षेत्र में जाकर जो जिस तरह से कई मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है मध्य प्रदेश में, कई मुद्दे ऐसे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सीधे सरकार पे हमला कर सकती है। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कांग्रेस कहीं ना कहीं गुटबाजी में घिरी हुई है। कांग्रेस के जो बड़े नेता है कमलनाथ जी, उनको लेकर ये माना जा रहा है कि उनका भविष्य क्या होगा। जिस तरह छिंदवाड़ा में उनके ही समर्थक जो है पलायन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो ये तमाम चीजें जो है असमंजस की स्थिति कांग्रेस के अंदर बनी हुई है। अभी युवा नेतृत्व को लेकर भी जो है कई बातें आ रही हैं कि अभी जीतू पटवारी को जिस तरह से कारभार संभाला है, उनको लोग अभी नेता मानने को भी एक प्रकार तैयार नहीं है। सबकी अपने अपने राग अपनी अपनी खिचड़ी पक रही है, इसको लेकर बड़ा असमंजस की स्थिति बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बाजी मार चुकी है और वो उसका कैंपेन बढ़ रहा है और बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रही है। बाकी मध्य प्रदेश में कोई तीसरा ऐसा दल या राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो यहाँ पर अपनी शक्ति का परीक्षण करे, लेकिन एक सीट जरूर गुजराओ की जो है समझौते के तहत सपा को मिली है। बाकी सब जगह देखा जाए तो अभी स्थिति जो है चुनाव का माहौल शने शने बढ़ रहा है और ये होली के बाद और तेज होगा। जी जी, मनीष जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगी। मनीष जी, ऐसी कोई अपडेट या ऐसी कोई जानकारी जो लगातार सुर्खियों में है और सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है, हमारे दर्शकों को बताएं। आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश और देश की जो फिजा है उसमें भले ही ठंडक घुली हो, लेकिन सियासी पारा हाई है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश देश में जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है कांग्रेस की, वो होने वाली है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। और निगाहें क्यों न टिकी हो, क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, तो अब लोगों को ये इंतजार है कि कांग्रेस कब अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी और उसके लिए आज बैठक होने वाली है। मध्य प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों पर के नामों पर मंथन होगा और उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में सूची भी आ जाए। तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आज जो बैठक होने वाली है केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की, उसमें क्या कुछ मंथन होगा और किन उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी। क्योंकि जिस प्रकार से कल भी हमने इस खबर को चलाया और संभावित उम्मीदवारों के नाम को बताया, और उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल बेहद चौंकाने वाले हैं और कुछ जो दिग्गज नेता है उनको चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। मसलन कल ही कमलनाथ ने ये बयान दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए कमलनाथ तक को चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि किस सीट पे उनको उतारा जाएगा, किस सीट से उनको टिकट मिलेगी और कहां से वो तैयारी करेंगे, फिलहाल ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके अनुसार आपको बता दूं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और केंद्रीय नेतृत्व ने ये तय किया है कि उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 29 का जो लक्ष्य टारगेट रखा है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी पूरी भरसक कोशिश कर रही है। और यहाँ तक कि कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी सेंधमारी की है और मध्य प्रदेश की हर एक सीट पर उन्होंने ऐसे दिग्गजों को उतारा है जो बिल्कुल जीत की संभावना लिए, जीत की मशाल लिए हुए आगे बढ़े हुए हैं। और इसी की तर्ज पर अगर हम कांग्रेस की तैयारी देखें तो कांग्रेस की कुछ खास तैयारी नहीं है। हालांकि आज उसकी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, बैठक के बाद में हर सीटों पर मंथन होगा, किस सीट पर किसको उतारना है, किस उम्मीदवार को कहां से उतारना है, ये भी आज उसमें तय हो जाएगा और 2 से 3 दिनों में ये सूची जारी होने की संभावना है। और चूंकि अभी लोकसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है और आचार संहिता भी नहीं लगी है, तो इसको ज्यादा तो लेट नहीं कहा जाएगा। लेकिन कांग्रेस बाकी मुद्दों से पिछड़ी हुई है। कांग्रेस बाकी बीजेपी की जिस प्रकार की तैयारी है उससे तो पिछड़ी ही हुई है और जो तैयारी मध्य प्रदेश समेत देश भर में करनी चाहिए थी उससे भी कांग्रेस पिछड़ी हुई है। यात्रा पर ज्यादा फोकस किया, ये एक प्रकार का अचंभित फैसला है। जो भी कांग्रेस के रणनीतिकार है, कांग्रेस के जो दिग्गज नेताओं को इस प्रकार की जो नीति नियंता बना के देते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें सोचना चाहिए कि जो माहौल और जिस समय पर जो काम करना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। मसलन हम देखें कि यात्रा पर ही ज्यादा फोकस है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने वाली है और हो सकता है कि 4 से 5 या 7 से 8 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो, जैसे कि हमने पिछली बार देखा कि 8 चरणों में हुए थे, तो इस बार भी हो सकता है कि 7 से 8 चरणों में हो। लेकिन अब हम देखें कि कांग्रेस का जो सीट शेयरिंग है,
कहीं कहीं राज्यों में हुआ ही नहीं है। किन्हीं 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 पार्टियों से तो बात भी नहीं बन रही है। मसलन हम देखें कि अभी पीडीपी ने मना कर दिया है जम्मू कश्मीर में। कल ये खबर आई कि पीडीपी कुछ सीटों की मांग कर रही है, और आज ये खबर आई कि पीडीपी ने मना ही कर दिया है कि हम अब गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। उधर पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बात ही नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि ममता बनर्जी और टीएमसी का ये मानना है कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है, और जितनी कांग्रेस की वहां पर स्थिति है उस हिसाब से सीटें वहां पर दी जाएगी। तो इसका मतलब है, और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, ये पूरे देश भर की बात है। देश भर में जहां जहां क्षेत्रीय दल और जो राज्य की बड़ी पार्टियां हैं वो वहां पर मजबूत है, उन्हीं जो राजनीतिक दल है उनकी बैसाखी पर कांग्रेस को लड़ना पड़ रहा है। जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सिर्फ 17 ही सीटें दी और उस पर ही उसको संतुष्ट होना पड़ा। और पश्चिम बंगाल में तो अभी कितनी सीटें मिलेगी और मिलेगी भी या नहीं मिलेगी इस पर संशय है। तो ये भी देखा जा रहा है कि अब कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की बैसाखी पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता की बात है। और केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है, इस बात पर भी जो कांग्रेस के आला कमान है उनको मंथन करना चाहिए कि अगर हमको दूसरी पार्टियों की बैसाखी पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है तो बाकी कांग्रेस संकट में है, और इस संकट को उभारने के लिए कांग्रेस के नेताओं को सोचना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को भी सोचना पड़ेगा। निशा जी बिल्कुल। मौसम को लेके और अधिक जानकारी लेंगे। सूरज जी, मौसम को लेके क्या अपडेट है, क्या जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए निशा, मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, चूंकि राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, तो मैं एक सवाल पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा आपका भी और पैनल में सभी जुड़े हुए लोगों का। जी बिल्कुल। कि क्योंकि चुनाव सामने है और ऐसे में नेताओं की बयानबाजी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में एक बयान तमिलनाडु के डीएम के सांसद ए राजा का जो सामने आया है जी, वो बयान बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि चुनावी मौसम आ चुका है, चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो ए राजा हैं डीएम के सांसद, उन्होंने जो बयान दिया है कि एक्चुअल में वो बयान उन्होंने जो कोयम्बटूर में दिया है, और ये जो वहाँ के सीएम हैं एमके स्टालिन की बर्थडे पार्टी थी, उन्होंने कहा कि वो भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते, भारत एक राष्ट्र नहीं है। बिल्कुल। और उन्होंने जो दलील दी है वो दलील दी है कि राष्ट्र का मतलब होता है एक भाषा, एक संस्कृति और एक परंपरा। उन्होंने कहा है कि भारत के हर राज्य में अलग संस्कृति है, अलग परंपरा है, अलग भाषा है, इसलिए भारत राष्ट्र नहीं है, भारत एक उप महाद्वीप है। और जैसे ही उनका ये बयान सामने आया है, मैं आपको बता दूं कि ये वही ए राजा हैं जिन्होंने 6 सितंबर 2003 को सनातन धर्म की तुलना एचआईवी वायरस से की थी। तो उस समय भी इनका जो बयान था बड़ा विवादों में रहा है। और अभी जो स्थिति है कि उनका ये जो बयान सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस बयान के बाद आड़े हाथों लेते हुए इसका विरोध दर्ज कराया है। भारतीय जनता पार्टी भड़क उठी, हालांकि कांग्रेस ने भी बयान की निंदा की है, लेकिन जैसा कि मैं बता दूं कि मैंने उल्लेख किया था पहले भी कि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक हैं, वो इस तरह के बयानों को कैश करने से चूकते नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में डीएमके के खिलाफ ही जाने वाली है, क्योंकि वो अभी वर्तमान में सांसद हैं ए राजा, और उन्होंने जो बयान दिया है तो उनके इस बयान को लेकर के देश में अब एक नए तरह का विवाद छिड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत को राष्ट्र नहीं मानता, भारत एक उप महाद्वीप है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव में कैश की जाएंगी। और जैसा कि आपने सवाल किया मौसम को लेकर के, तो मौसम वैज्ञानिकों ने जो अनुमान जाहिर किया है कि अब जो वर्तमान में अभी पिछले 2-3 दिन 4 दिन पहले ठंड रही है, तो वो उसका कारण विक्षोभ रहा है, लेकिन अब यह विक्षोभ हट रहा है और इसके बाद में अब गर्मी का दौर शुरू होने वाला है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और शनै शनै अब गर्मी बढ़ेगी। हालांकि एक और अनुमान बताया गया है कि शिवरात्रि चूंकि 8 मार्च की है, तो शिवरात्रि के दिन हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं मध्य प्रदेश के 9 जिलों में लगभग, और उसके बाद लगातार जो है गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ेगा। और मौसम वैज्ञानिकों के साथ साथ डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी है, चिकित्सकों ने, कि गर्मी के हिसाब से चाहे भोजन की बात करें, आहार की बात करें या फिर बात करें खान पान की, मौसम के हिसाब से
खान पान की तैयारी कर लें और पानी ज्यादा पीने की सलाह डॉक्टर ने दी है। जी निशा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, तमाम अपडेट देने के लिए हमारे दर्शकों को। हमारे साथ जय श्रीवास्तव जी जुड़े थे, एडिटर इन चीफ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवाल सक्सेना जी, पॉलिटिकल एडिटर, जिन्होंने तमाम पॉलिटिक्स से जुड़ी जानकारी दी। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को तमाम बड़ी अपडेट आज की देने के लिए। तो दर्शकों, आज के प्रेस वार्ता में हमने देखा कि कैसे लोकसभा चुनाव जैसे जैसे तेज हो रहे हैं, चुनावी सियासत जो है वो लगातार तेज होती नजर आ रही है, और चुनाव से लेके, लोकसभा चुनाव से लेके तमाम जानकारी, पॉलिटिक्स से लेके तमाम जानकारी, मौसम को लेके तमाम जानकारी आप तक हमने पहुंचाई। प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।